फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं पार्ट 2 क्रैश कोर्स का। आपको पता होगा, यानी आपको ये इसका फर्स्ट पार्ट है वो मिल गया होगा। तो उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आने वाले आपके पेपर में है, क्रैश कोर्स है, वो उसका फर्स्ट पार्ट में काफ़ी प्रश्न देखे हैं। अब आज हम देखेंगे और इस वीडियो के साथ आपका जो ये सेकंड पेपर है वो पूरा किया जाएगा, क्रैश कोर्स, यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो आज हमें ये देखना है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो इसके लिए मुझे पता है कि आपको बहुत सारी असुविधाओं का यहाँ पे कहते हैं कि पढ़ाई के दौरान सामना करना पड़ता है। जैसे कोई ये कहता है कि हम पढ़ रहे लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि एक पठार आता है। क्या आता है? पठार। ठीक है ना। ये अगर आपने साइकोलॉजी के तौर पे पढ़ा है तो क्या होता है कि कई बार हम पढ़ना शुरू करते थे, पढ़ने के बाद धीरे धीरे हमें उन्नति होती है, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि हम उससे आगे सीख नहीं पाते। समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पे पेपर शुरू करने से पहले आपका मनोभाव समझने के बता रहा हूँ कि हम शुरुआत करते हो, धीरे धीरे हम बढ़ोतरी करते हैं। जैसे अगर बात करें कि एक बच्चा अगर कंप्यूटर में टाइपिंग सीख रहा है तो धीरे धीरे जो इसकी स्पीड है वो 5 PM ऐसे करके वो स्पीड होगी और लगभग 30 स्पीड पे जाके वो रुक जाता। फिर इसके बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ती या उसके बाद याद नहीं होता, तो इसको कहते हैं सीखने का पठार। साइकोलॉजी में कहते हैं सीखने का पठार। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन है, वो ये सजेशन है कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरे में उन्नति नहीं हो रही है, मैं आगे सीख नहीं पा रहा हूँ, या मेरे में नया जो अचीव नहीं हो रहा है, या जो भी सीख रहा हूँ वो प्रूव क्यों नहीं हो रही है, डेवलप क्यों नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको लगातार प्रयास रखना है। ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड है कंटिन्यूटी, यानी आप जो भी काम कर रहे हो ना, भले ही आपको इस चीज़ से उभर नहीं रहे हो, लेकिन उस चीज़ पे आप छोड़ना नहीं है। कहते हैं गिव अप नहीं करना है। आप मान लीजिए सीखने का जो पठार होता है ना वो 2 से 3 दिन का ही होता है। ये ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। जो आप पढ़ रहे हो फिर उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो जो समय होता है वो 3 से 4 दिन होता है। इसके बाद आपकी वापस वो फ्लो आ जाता है। इसको कहते हैं सीखने का पठार साइकोलॉजी के तौर पे। तो आपको ध्यान रखना, जब आप अटक जाते हो, आगे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तब आप ये सोच के चलिए कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे मुझे क्रॉस करना है। ठीक है, तो प्रयास रखिए, कंटिन्यू रखिए और मन को थकने नहीं देना है, क्योंकि आपके जहन में, दिमाग में होना चाहिए 19 मई। 19 मई क्या है? झंडे गाड़ने का दिन है, और ये वो दिन है जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आप पूछ रहे थे कब होगा, अब वो होगा भी, समय भी आ गया है। लेकिन अब क्या करना है, जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार हो के नहीं। तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आपके लिए पूरा प्रयास है और आपके लिए हर चीज़ मुकम्मल जो होती है वो मैंने की है। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। फिलहाल लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, हम आते टॉपिक पे। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पे आपके सामने पहला है। वैसे तो आपको पता है संसद का गठन कैसे होता है, तो ये सामान्य प्रश्न है, आप सब जानते हैं। लेकिन अब हम वो देख रहे हैं इससे आगे कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, इसमें तुलनात्मक परीक्षण क्या है वो हम देखेंगे। यानी कौन पावरफुल है, लोकसभा पावरफुल है या राज्यसभा, या किस फील्ड के अंदर राज्यसभा शक्तिशाली होती है और किस फील्ड में लोकसभा होती है, तो वो हम बारी बारी से यहाँ से पॉइंट पे देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो आपको, और एक चीज़ और ध्यान रखें, आपकी जो अति लघुरात्मक है ना उसमें आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 1 लाइनर 2 लाइनर यानी 3 लाइनर होते हैं। लेकिन आप लिखेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपको 1.5 पेज में लिखना होता है मिनिमम, तो उसके लिए आप पॉइंट जरूर रखें, क्योंकि पॉइंट ये होते हैं कि वो चेक करने वाले को इजी रहता है, उसको पता है कि इसने एक पॉइंट लिखा है, तो वो उस पॉइंट के अंदर पढ़े ना पढ़े लेकिन पॉइंट जरूर पढ़े जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसकी शक्तियों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी विधायी शक्ति के ऊपर। सबसे पहले इनकी बात करते हैं विधायी शक्ति। तो हम तुलना करेंगे, पहला हम ले रहे हैं विधायी शक्ति को लेकर, और इधर है हमारी लोकसभा, इधर है लोकसभा और इधर राज्यसभा। तो दोनों में पावरफुल, यानी दोनों की शक्तियों की किस शक्ति के ऊपर, विधायी शक्ति के ऊपर। तो विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। विधायी यानी कानून का निर्माण करना, पता होगा बिल्कुल। तो कानून के निर्माण को लेकर
अलग अलग विधेयक होते हैं। अलग अलग विधेयक का मतलब क्या है कि एक तो होता है साधारण विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है धन विधेयक। तो इस तरह से ये जो 3 विधेयक हैं, इन 3 विधेयकों के बारे में अगर हम बात करें इनके पावर की तो अलग अलग है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो साधारण विधेयक होता है या साधारण विधेयक प्रस्ताव जो भी आप कहें, तो साधारण विधेयक के ऊपर दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। यानी एक कानून बनाना है उसके लिए प्रस्ताव है, तो साधारण विधेयक का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, लोकसभा में भेजा जाता है या राज्यसभा में। तो साधारण विधेयक हैं वो दोनों में जाता है, मतलब दोनों गेट खुले हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो साधारण विधेयक प्रस्ताव है वे दोनों में पास होना चाहिए, दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा तब वो विधेयक कानून बनता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है जो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए लोकसभा ने साधारण विधेयक लोकसभा में आया, उसने पास कर दिया और राज्यसभा में आया। अब राज्यसभा में वो विधेयक आया लेकिन राज्यसभा वो विधेयक पास नहीं कर रही है, और ऐसा विधेयक है वो कितने माह तक पड़ा रहा, 6 माह तक। यानी इस भाई साहब ने इस घर या इस लोकसभा ने पास कर दिया विधेयक, कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, लेकिन जो राज्यसभा है उस विधेयक को पास नहीं करवाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ये कानून बने। तो इस तरह से अगर वो जो विधेयक है वो 6 महीने तक बिना निर्णय के ऐसे ही पड़ा रहे, तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहें आर्टिकल, तो अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान रखा गया है। क्या है, संयुक्त अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। यानी अब दोनों एक साथ बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं। अब देखो दोनों आएंगे, दोनों का मतलब बात कर लेते हैं अपन किसी 552 ये हैं, भले वर्तमान में हम 545 है और इधर है 245, ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, यानी दोनों भाग लेंगे। तो अब इसमें वापस वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है, वो आप ध्यान रखना है, वो आप ध्यान रखना है। तो अब ओके, तो अब ध्यान रखेंगे कि हम बात करें यहाँ पे, तो संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, उस दौरान किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, लोकसभा की, तो वापस वो वोटिंग करवाई जाएगी, तो भी फैसला किसके पक्ष में आएगा, लोकसभा के पक्ष में आएगा। तो यानी अगर हम बात करें कानून, साधारण कानून के ऊपर शक्ति बनाने का पावर, तो अंतिम पावर जो है वो लोकसभा के पास है। अब आ जाते हैं दूसरे पावर पर, दूसरी व्यवस्था जिसको आपको पता होगा, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के ऊपर किसी ज़्यादा पावर है, ये आप सबको पता होगा कि वित्त संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। अब एक छोटा प्रश्न बनेगा इससे, क्या छोटा प्रश्न बनेगा, तो वो बनेगा कि जो वित्त संबंधी जो प्रस्ताव है, यानी वो प्रस्ताव जिसमें धन के व्यय संबंधी, बजट संबंधी प्रस्ताव है, तो ऐसा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। तो प्रश्न ये बनेगा, छोटा प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। प्रश्न ये बनेगा, छोटा अगर प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 109, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके तहत ये जो प्रस्ताव है, वित्त विधेयक प्रस्ताव, वो सबसे पहले कहाँ आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा अब बात करें कि वित्तीय शक्ति के ऊपर अगर हम बात करें तो लोकसभा को एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार, क्योंकि यही वित्त विधेयक को बनाती है, उसको पारित करती है, यहाँ से पारित करने के बाद यहाँ पे राज्यसभा के पास जाता है, तो वो 14 दिन तक ठहरता है यहाँ पे। यानी यहाँ से वित्त विधेयक या वित्त प्रस्ताव पास करके इधर भेजा गया, तो इधर इनको 14 दिन दिए जाते हैं। 14 दिन में इसे निर्णय लेना होता है, या ये संशोधन करें तो इनकी स्वीकृति ये माने या ना माने, लेकिन हम कहें ना कि वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को क्या पावर, तो सिर्फ 14 दिन का पावर है।
और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वित्त विधेयक जब दोनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या इन्हें लौटाएगा वापस? क्या राष्ट्रपति वित्त विधेयक को एक बार लौटा सकता है? नहीं लौटाएगा। क्यों नहीं लौटाएगा? क्योंकि जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में आता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन के बाद आता है, तो संभावना ही नहीं है क्योंकि खुद उसने भेजा है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है तीसरी शक्ति, संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या इसको पावर है? संविधान संशोधन विधेयक। ओके, तो ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव है वह राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पे भी भेजा जा सकता है। इसके लेकर यहाँ पे बराबर इसको, यानी अगर हम कहें ना कि राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है, ऐसा क्या पावर है या ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके दौरान दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त होती है? तो वो है संशोधन विधेयक। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है तो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो सबसे पहले आप लोकसभा में पेश कर दीजिए या राज्यसभा में, कहीं भी पेश कर दे चल जाएगा। लेकिन जब राज्यसभा में भेजा तो यहाँ से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास होगा और इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो कानून का रूप होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे कॉमनली पावर जो हम कहें। अब दूसरा हम शक्ति की बात करें तो वो है कार्यपालिका शक्ति। तो अब मुझे बताइए, या प्रश्न आपके आएगा कि पीएम और जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वह, या जो पीएम होता है, जो इस किसको संबोधित करता है? लोकसभा को संबोधित करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो इस बारे में यहाँ पे राज्यसभा को कम पावर दिया गया है क्योंकि ये उत्तरदायी होती है वह लोकसभा के प्रति होती है। सामूहिक रूप में हम संसद कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इनका पावर आता है वो है निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन शक्ति के बारे में दोनों को क्या पावर है, तो ध्यान रखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किसके बारे में कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो अब मेरे हिसाब से अगर ये प्रश्न आ जाए तो छोटा प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ की गई है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 इसके अनुसार कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर पावर दिया गया, दोनों ही निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। दूसरा अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसका होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के नहीं लेते। तो यहाँ पे पावर ये दोनों की बराबर होती है। लेकिन राज्यसभा भी कुछ मामलों में शक्तिशाली है, कुछ पावर इनके हटके हैं। भले ही लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है, लेकिन ये जो राज्यसभा है इसके भी कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे मैं बात करूँ 249 पता होगा, अनुच्छेद 249। तो ये आर्टिकल ऐसा है जिसके द्वारा राज्यसभा को ही पावर है कि वह राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर भी कानून बना सकती है। और इसके अंतर्गत यानी कहते हैं ना कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाती है, तो संसद में ये पावर सिर्फ दिया है राज्यसभा को। राज्यसभा ही एक विधेयक, एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सूची के अंदर कानून बना सकती है। और नेक्स्ट 312 अनुच्छेद 312 इसके तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था करने का जो अधिकार है वह राज्यसभा को दिया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा है इनका तुलनात्मक परीक्षण। तो
मुझे लगता है ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि लोकसभा का गठन, संसद का गठन वगैरह ये चीज़ें आपको कॉमनली पता हैं, ये आ जाए तो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है, और इसका ध्यान रखिए, तुलनात्मक या आलोचनात्मक परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो संभावना उसकी भी काफ़ी है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। वो प्रश्न है भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप क्लास में थे प्रेजेंट तो ये चीज़ आपको हूबहू मतलब क्लियरली पता होगी। ये प्रश्न आ सकता है, एक तो ये प्रश्न आएगा, एक दूसरा आएगा भारत की क्षेत्रीय दलीय व्यवस्था के बारे में या क्षेत्रवाद के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा निम्नात्मक टाइप बता रहा हूँ, लेकिन आपको लघुतरात्मक ही करना है। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो हम इसमें पढ़ेंगे भारत की दल प्रणाली की क्या विशेषता है और उससे संभावित क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि अगर भारत की दलीय व्यवस्था को देखें तो अच्छी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो भारत की दलीय व्यवस्था या लोकतंत्र को काफ़ी ख़राब करती हैं। तो हम बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ऐसा जो सवाल है उसमें आप पॉइंट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जब इस तरह का पॉइंट शुरू करें तो इससे पहले आप दो बातें यहाँ पे ज़रूर लिखें, क्योंकि हम तो पॉइंट से ऐसा कर रहे हैं, दो बातें यहाँ पे ज़रूर रखना। पहले तो ये रखना है कि भारत में ये जो दलीय व्यवस्था है वो 1949 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और लोकसभा यानी संसद का गठन हुआ, तब से ये व्यवस्था काफ़ी प्रचलन में आई, ये आपको पता होगा। और फिर आपको इसमें एक और लाइन नोट करना है कि भारत में किस तरह की प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय का मतलब भारत में एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं। तो इस तरह से आप दो लाइन लिखने के बाद जब लघुतरात्मक प्रश्न करें तो फिर पॉइंट पे आए। ऐसा नहीं कि आपको सीधा उत्तर यहाँ पे उत्तर लिखा और सीधा पॉइंट एक कर दिया, नहीं, आपको दो लाइन पहले उनके बारे में थोड़ा लिखना होगा। इंट्रो कहते हैं ना, प्रश्न का उत्तर है वो इंट्रो में थोड़ा देना, तो दो लाइन लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहली विशेषता इसकी देखते हैं, बहुदलीय विशेषता। बिल्कुल ये पॉइंट आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि भारत में बहुत सारे दल हैं और ये एक भारत की विशेषता है। तो अब ये बताइए किस देश में एक ही दल है या बहुत दल है या दो दल है। तो बात करें हम अमेरिका की, ब्रिटेन की, तो वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, यानी दो ही दल हैं। इतिहास का उठाकर देखें तो हमेशा दो ही दल प्रभावशाली रहे हैं। अब बात करें वो देश जहाँ पे एक दल ही ज़्यादा प्रधान है, वो है चीन। तो अब ये बात अलग है क्योंकि ये अपने पेपर में नहीं है फिलहाल, ये सेकंड ईयर का है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो है भारत की दलीय व्यवस्था, क्योंकि आप भारत को समझने के बाद ही विश्व की दलीय व्यवस्था को जानेंगे। तो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश की राजनीति में भाग लेने वाले एक से ज़्यादा दल, ठीक है ना। जैसे हम बात करें अपनी वर्तमान में तो कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, डीएमके है, ऐसे काफ़ी दल हैं जो आपको पहले ही बता दिए जा चुके हैं। लेकिन बट ये ध्यान रखना है कि ये दल ये लोकतंत्र में चुनाव लड़ते किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़्यादा दल होने से लोकतंत्र में बहुमत मिलना मुश्किल भी होता है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ज़्यादा एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको लघुतरात्मक करना है, तो जो आप पॉइंट लिखे वो एक पॉइंट को आप 3 से 4 लाइन में ही समझाने का प्रयास करें, इससे ज़्यादा प्रयास न करें, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे
तो आगे चेक करने वाला तो खुश हो जाएगा, लेकिन आप फिर वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में करना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है। आपको भले ही आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, पूरा आ रहा है, लेकिन आपको टाइम लिमिट देखना है, और इसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कितने शब्दों में कैसे करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने पास घड़ी लेके जाइएगा और टाइम डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरा मानना है कि आप जो 10 में से 5 जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपके पास 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट पर्याप्त है। लेकिन अगर हाईएस्ट मैं दे दूं आपको, तो आपको 30 मिनट में आपको वो 5 प्रश्न करने, बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने टाइम, इतना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके बचा 1 घंटा 60 मिनट 6000 सेकेंड, ठीक है, 6000 या 36,000 सेकंड जो भी है। तो इसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो अब मान लीजिए पर प्रश्न 20 मिनट, ठीक है ना, और कोई प्रश्न थोड़ा कम धुंधला सा आ रहा है तो ये आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो पता नहीं वहाँ पे कैसा माहौल हो, क्या हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या स्मेल आ रही है, कहीं धूल है, कहीं आस पड़ोस नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप पॉजिटिव होके जाइए, क्योंकि आपको पहला पेपर ही है जिसके चक्के छुड़ाने हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हम आते सीधा इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक राजनीतिक दल का प्राधान्य, बिल्कुल ये भारत की राजनीतिक दल की विशेषता है। एक दल की प्रधानता, बिल्कुल आपको पता होगा भारत में पहली लोकसभा कब से गठित हुई थी, 1952 से हुई थी। उसके बाद से लेकर 1967 तक भारत की राजनीति में एक ही दल है वो छाया हुआ रहता था, और वो था कांग्रेस। कौन था? कांग्रेस था, ठीक है ना। यानी कांग्रेस के आगे सभी फेल थे, सभी फेल थे, कोई भी पार्टी है वो टिक नहीं पाती थी, क्योंकि कांग्रेस को ये विरासत आज़ादी के पहले प्रयासों के वजह पर मिली, क्योंकि आज़ादी के पहले इसके काफ़ी अच्छे काम, इसकी पहचान थी, जिस वजह पे ये राजनीति में बाद में राज कर सकी, एकाधिकार। तो भारत में एकाधिकार है वो कब तक था? 1952 से 67 तक। इसके बाद 1967 से लेकर 1969 तक धीरे धीरे लोकतंत्र है वो बदलता गया, तो यहाँ पे उनको सीटों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यहाँ पे बात करें केरल, प्रश्न ये आ जाए कि ऐसा वो राज्य बताइए जो जिसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार। तो वो ध्यान रखना 1957 केरल। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर शुरुआत में ही दूसरे लोकसभा के कार्यकाल में ही वहाँ पे कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था। लेकिन केंद्र में हम बात करें तो यहाँ पर जो लोक एकाधिकार था वो 1967 में ख़त्म होने के बाद यहाँ से फिर धीरे धीरे राजनीति में मिलीजुली सरकार का दौर आने लग गया। तो ये एक दल की प्रधानता थी 1967 तक। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली विपक्ष। बिल्कुल आज तक का हम अगर अपने भारत की राजनीति का अगर दौर उठाकर देखें तो जो पार्टी जिसको ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वो तो बहुमत वाली होती है और वह उस राजनीति उस सत्ता का उपयोग करती है। लेकिन उसके दूसरी पार्टी जिसको कम वोट मिलते हैं तो वो विपक्ष पार्टी कहलाती है। तो विपक्ष पार्टी हमेशा अगर आप देखें तो मजबूत ही रही है, और ये होना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी मजबूत होनी चाहिए, तभी तो वो उस बहुमत वाली पार्टी की कमियां निकाल पाएगी। तो भारत में आज तक का अगर हम देखें तो विपक्ष पार्टी है वो मजबूत होती है। जैसे वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में बहुमत पार्टी कौन है? बीजेपी है। तो विपक्ष पार्टी कौन है? कांग्रेस है। तो ये दौर चलता रहा है, काफ़ी समय ये आता रहा है। कभी कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो बीजेपी विपक्ष में रही है, और इस तरह का ये दौर है वह भारत की राजनीति की विशेषता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राजनीतिक दलों में विभाजन विघटन। विघटन विभाजन, बिल्कुल आपको पता होगा ये जितने भी जो दल हम बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के टूटे हुए अलग अलग हिस्सों की वजह से दल बने हैं। एक पहले सबसे बड़ी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस से अलग अलग दल निकलते गए और अलग अलग नई पार्टियां बनती गई। अब कुछ अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आप ध्यान रखेंगे 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में, और 1978 में सत्ता कांग्रेस का, और 1995 में कांग्रेस ई का विभाजन होकर कांग्रेस टी का गठन हुआ था। तो ये जो है
कहने का प्रयास है कि एक जैसे बात कर ले बड़ी कांग्रेस थी, ठीक है ना, इस कांग्रेस के छोटे टुकड़े होते गए। अब जैसे एक नया दल बना तो उसके भी वापस टुकड़े हो गए और कभी कभार वापस इसके टुकड़े हो गए और एक बार इसके हो गए। तो इस तरह से बड़ी पार्टी कांग्रेस ही धीरे धीरे नई पार्टियाँ आने लगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से उनको जो रणनीति वो हजम नहीं हुई होगी। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1977 में गठित जनता पार्टी 1980 के मध्य तक 4 जनता पार्टियों में बंट गई थी। यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी 1977 में बनी, लेकिन ये भी बाद में क्या हुई, टूट गई। बाद में क्या हुई, टूट गई और 1980 के अंदर जनता पार्टी के टुकड़े हो गए और इसकी पार्टी बनी जनता पार्टी एस, जनता पार्टी राजनारायण वाली और शरण सिंह वाली। और कांग्रेस की जैसे अभी मैंने बात करी तो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो 1969 के बाद शुरू हो गया था और उसमें कांग्रेस ई, कांग्रेस टी, ये अलग अलग दल बने थे। तो ये आपको समझ आ गया है। ये हम जो बात करें वो भारत के जो राजनीतिक दल है इनकी फितरत, इनके हम यहाँ पे विशेषताओं को देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे जो इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है ये संभावित बहुत ही मोस्ट है प्रश्न, तो इनके लिए फिर आप अपने पढ़ने का समय व्यर्थ न करें या नोट्स में न जाके, क्योंकि ये आपको काफ़ी है, सफिशिएंट है। आपको जो लिखना है इसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप दोबारा समय व्यर्थ न करें, मेरा ये आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट बात करें तो भारत की राजनीति में आंतरिक गुटबंदी होती है। नेक्स्ट है आंतरिक गुटबंदी, ठीक है। और एक और अंतिम विशेषता है भारत के राजनीतिक दल का, वो है दल बदल। बिना इसके भारत की राजनीति की विशेषताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि अपना ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। आंतरिक गुटबंदी का मतलब होता है कि जैसे मान लें बीजेपी है, अब बीजेपी के अंदर ही छोटे छोटे गुट बन जाते हैं, बीजेपी के अंदर ही छोटे छोटे गुट बन जाते हैं या कांग्रेस के अंदर बन जाते हैं, जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह गुट जो सत्ता में है, दूसरा असंतुलित गुट। अभी ऐसा क्यों होता है, जैसे आपको पता होगा, क्योंकि भारत में वर्तमान में क्या है, गठबंधन की राजनीति। कैसी है? गठबंधन की राजनीति है। तो इस तरह से एक जो पार्टी होती है ना, जो सरकार में आती है, उसके साथ 10 से 15 दल जुड़े होते हैं। कितने दल जुड़े होते हैं? 10 से 15 दल जुड़े होते हैं। तो अब जब 10 अलग अलग प्रकार के जब लोग एक ही छत के नीचे होंगे तो इसमें से ये पार्टी जीत गई, तो अब इसमें से एक ही पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, बाकी का तो बन नहीं सकता है। तो फिर इसमें मनमुटाव हो जाता है, इसमें अंदर ही अंदर गुट बन जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी के होते हैं ना, एक ही पार्टी के अंदर फिर अलग अलग पार्टियों के तो आपस में गुट बन जाते हो। इन गुट की वजह से ये अपना सही सुरकारी कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि ये गुटबंद की राजनीति में भारत की राजनीति का जो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण नहीं होता है। दल बदल, बिल्कुल मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, गया राम और फिर ये हो गया आया राम। ये हरियाणा की बात है, हरियाणा या हिमाचल, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। HSC कर रहा हूँ, या आप इसे ध्यान रखें। यहाँ पे क्या है, कांग्रेस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गया राम, तो उसने जीतने के चंद दिनों बाद ही पार्टी बदल दी और दूसरी पार्टी में चला गया। और जब उस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को पता चला कि भाई हमारी पार्टी में क्या हुआ, ऐसे लोग क्यों जा रहे हैं, हमें बहुमत का या फिर हमारे नाम पे तो वो टिकट जीत गया। मतलब एक सिंपल सी बात मान लीजिए, मोदी जी की लहर चल रही थी, एक व्यक्ति कांग्रेस का था लेकिन नहीं जीतने वाला था। एक एग्जाम्पल आप ले, कांग्रेस के किसके फेवर है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर मोदी जी की लहर चल रही है, वो एक व्यक्ति है जिसको लोकतंत्र में आना है, नेता बनना है, उसको पता है कि अब इस समय में मैं कांग्रेस की ओर से नहीं जीत सकता, तो वो क्या करता है, बीजेपी का टिकट ले लेता है। और जैसे जीत जाता है तो बीजेपी की सीट छोड़कर कांग्रेस की सीट ले लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोकतंत्र में या अपने लोकसभा में वो इस तरह से लोग जब पार्टियां बदल देते हैं तो बहुमत पार्टी को नुकसान होता है, और ये एक गंभीर समस्या भी है भारत की राजनीति की। तो इस तरह से जब पता लगा कि गया राम गया है, फिर पता लगा कौन सी पार्टी में गया, और जब वहाँ पे चर्चा हुई तो वहाँ से भी वो निकल के वापस आ गया। तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था
उसने कहा कि हमारा एक जो व्यक्ति था जो हमारी पार्टी को छोड़ के गया था, अब वो गया राम ना होकर आया राम हो गया है। तो ये दौर प्रचलन में हुआ था और इस तरह की समस्या को निपटाने के लिए 1985 में दल बदल संबंधी विधेयक बना और इसके लिए भारत की एक 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, दल बदल संबंधी, क्योंकि इस तरह की समस्याओं को लोकतंत्र को खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर आपको पता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ मात्र 13 दिन में ही गिर गई, सिर्फ एक वोट की वजह से। कितने वोट की वजह से? एक वोट की वजह से। तो ये दल बदल व्यवस्था बहुत ही खराब थी और ये थी अपने भारतीय राजनीतिक दल की विशेषताएं। अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि इस भारत के राजनीतिक दलों के या भारत की राजनीति में इन दलों की वजह से क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या चैलेंज है जिनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट से शुरू करेंगे क्योंकि हमने शुरू में पहली 2 लाइन लिख दी थी। तो पॉइंट नंबर 1 आते हैं। पहली समस्या है संगठनात्मक। संगठनात्मक समस्या। संगठनात्मक का मतलब संगठन तो समझ रहे हैं ना, एक जैसे संगठन होता है तो उसमें एक अकेला व्यक्ति थोड़ी होता है, काफ़ी लोग मिलकर संगठन बनते हैं। तो भारत की राजनीति में क्या है, जैसे एक कोई भी दल है, वो जो दल बन रहा है ना, उस दल में एक ही विचारधारा के लोग ना होकर अलग अलग विचारधारा के लोग आ जाते हैं। तो एक जब कोई संगठन होता है और उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे तो उसका संगठन है वो आगे सही नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे और जब अलग विचार होंगे तो वो इतने नहीं चल सकते। मतलब पार्टनरशिप, अगर 2 जने हैं तो ठीक है, लेकिन एक ही बिजनेस में 3 से 4 पार्टनर हो तो वो पार्टनरशिप नहीं चल सकती है, क्योंकि उनका सबका विचार अलग होता है। तो भारत की जो राजनीति है उसका संगठन है वो भारत की समस्या, राजनीति की समस्या खड़ा करता है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड की, जैसे अभी जस्ट मैंने बात करी थी, तो ये एक बड़ी समस्या है भारत की राजनीति में, दल बदल, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये अब तो रोक लगा दी गई है, काफ़ी कानून बना दिए गए हैं, लेकिन इस वजह पर इस चीज़ को अगर हम कहें तो अभी जैसे बताया था कि एक व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए लोकतंत्र का गलत यूज करता है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, इसका खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ता है। और ये गंभीर समस्या है। जिस तरह से बनी बनाई सरकार यानी जो बहुमत सरकार है वो गिर जाती है, तो ये समस्या है वो काफ़ी हद तक रोक ली गई है, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप में ये जो दौर है वो जारी है। तो ये समस्या है वर्तमान की। फिर है जातिवाद। बिल्कुल, जातिवाद एक सांप्रदायवाद। जातिवाद तो पता होगा, जाति के नाम पर वोट लेते हैं राजनीति में। सांप्रदायिक यानी धर्म को हथियार बनाकर कुछ नेता या राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आप काफ़ी एग्जाम्पल देखे होंगे, कुछ नेता हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बहकाकर एक सिंपैथी लेते हैं लोकतंत्र में जीतने के लिए। तो इस तरह से वह अपना काम तो निकलवा लेते, लेकिन सांप्रदायिक तनाव है वह भारत की एकता अखंडता के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। रिसेंटली आपने देखा होगा जोधपुर में, अलवर में जो भी ये कांड हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से कितना धार्मिक स्ट्रेस तनाव हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के स्वार्थपन की वजह से होता है, और ये जब राजनीति में आता है तो ज़्यादा समस्या खड़ी करता है। और जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद की वजह से लोकतंत्र में कुछ सुचारू व व्यवस्थित योग्यशील व्यक्ति है नहीं आ पाते, और गलत राजनीति वो गलत और जाती है, क्योंकि जातिवाद व्यवस्था है वह लोकतंत्र और राजनीति को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाती है। और इसका एक सकारात्मक पहलू है कि इससे राजनीति में लोग जुड़ते भी हैं। ये समस्या भी है काफ़ी हद तक, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपको पता है, राजनीति का अपराधीकरण। ये बहुत ही गंभीर समस्या है भारत की राजनीति की कहें या दलीय व्यवस्था की कहें, क्योंकि बहुत सारे जो दल हैं वह अपने संदा इकट्ठा करने के लिए, अपनी राजनीति में, अपने सरकार में आने के लिए गलत संगति में पड़ते हैं, गलत राजनीतिक तत्वों से सहायता प्राप्त करते हैं। और इस तरह से जब राजनेता अपने स्वार्थ, अपने जीत की मंशा को लेकर
गलत संगठन का साथ देते हैं और उनको राजनीति में लाते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो सिंपल सा समझा देता हूँ कि एक पार्टी है जिसका नाम मान लीजिए कोई भी हो सकता है ABC, तो उसको जीतना है। उसने क्या किया कि मुझे जीतना है, तो उसने गलत तरीके अपना दिए, साम दाम दंड भेद सो भी है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अपने मतलब के लिए वो कोई भी सहारा ले सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसने गब्बर से पैसे लिए। किससे लिए? गब्बर से। तो गब्बर ने कहा कि जब मेरा व्यक्ति, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, तुझे राजनीति में जीतना है, मैं तेरे को कहते हैं ना कि खोखे पे खोखा दे दूंगा, लेकिन मेरा भी एक काम है कि तेरी इस पार्टी में मेरा ये बंदा जीतना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए उसने 5 करोड़ अगर राजनीति को दिए हैं, तो उसके एवज में वह जो गलत लोग हैं वह राजनीति में घुसकर उसका 100 गुना प्रॉफिट करते हो। यानी गलत लोग जब प्रॉफिट करते हैं तो वो नुकसान होता है, और ये सब होता है राजनीति के अपराधीकरण की वजह से। यानी राजनीति में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो अपराध से जुड़े हैं, तो वो अपराध को बढ़ावा देते हैं। यानी अगर आपका पाँव है, आपके जो पाँव है वो कीचड़ में है और आप घर में जाओगे तो घर क्या साफ होगा या खराब होगा? जो डेफिनेटली खराब ही होगा। तो इस तरह से राजनीति साफ सुथरी, लेकिन खराब लोग के आने से राजनीति क्या हो जाती है? अपराधीकरण हो जाती है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस 4 पॉइंट पे ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं और क्या समस्या हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू चल रही सीरीज पे टॉप मोस्ट। तो ये अंतिम प्रश्न है आपके पेपर 2 का। इसके अंतर्गत आप ये पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप पेपर फर्स्ट पे जोर दीजिएगा, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट है वो आप पहला ही पेपर है, तो पहला पेपर है और पहला पेपर ही थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके आएंगे स्पेशल क्रैश कोर्स की वीडियो, वो प्रयास रहेगा कि वो आपको मिले, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे भी ज़रूरी वो है, तो वो मिस मत कीजिएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला, भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। क्षेत्रीय दलों की भूमिका ये देखने से पहले एक महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अपना भी जो प्रश्न है वह है क्षेत्रवाद। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पे शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स ही। तो ये ध्यान रखना, क्षेत्रवाद क्या है। सबसे पहले तो आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्र यानी एक स्थान विशेष, जैसे बात करें कि भारत है और भारत के अंदर अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, तो वो उस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, तो उनका उस क्षेत्र के प्रति लगाव हो जाता है। वो उस क्षेत्र को बाकी से ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने उस क्षेत्र की ज़्यादा पैरवी, ज़्यादा हित में सोचते हैं दूसरों के बजाय। तो इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के बीच समानता की बात आती है, तो लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति प्रमुखता बढ़ती है। जैसे हम बात करें वर्तमान में आईपीएल में आप देख रहे हैं, तो अलग अलग टीम के खिलाड़ी वहाँ पे खेलते हैं। जैसे अलग अलग टीम गुजरात की कहें, मुंबई की कहें, राजस्थान की कहें। तो इस तरह से जब राजस्थान और मुंबई का मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली राजस्थान वाले लोग राजस्थान जीत को, अपनी टीम को जिताना, उसको शेयर करना चाहेंगे। तो इस तरह से उन टीम का या उन लोगों का उस क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा देने का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष के लोग अपने हित को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं दूसरों से ज़्यादा। तो ये कहलाता है क्षेत्रवाद। अब ये जो क्षेत्रवाद है उसको भारत में देखें तो क्षेत्रवाद से क्या हो रहा है।
क्या क्षेत्रवाद से फ़ायदा है नुकसान है? तो उससे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रवाद जैसा ये शब्द, ये विचार भारत में क्यों पद्मा, और इस क्षेत्रवाद से क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए भारत में क्षेत्रवाद का कारण क्या है। तो पहला कारण है भौगोलिक। डेफिनेटली भौगोलिक कारण का मतलब है कि भारत में एक जैसी व्यवस्था नहीं है। उत्तर में देख लीजिए कश्मीर की पहाड़ियाँ, आबादियाँ हैं, पश्चिम में देख लीजिए सूखा रेगिस्तान है, दक्षिण में देख लीजिए नम भूमि है, काफ़ी अच्छी भूमि है, और पूर्व में तो अगर हम देखें भारत में तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र देखे जाते हैं। तो जैसा क्षेत्र होगा वैसे लोग होंगे, और इस तरह से उनके लोगों के खाने पीने रहने की व्यवस्था उनके व्यवहार में भी आती है। तो इस वजह से लोगों में क्षेत्रवादी भावना पनपती है, पहला। दूसरा ऐतिहासिक कारण भी हैं क्षेत्रवाद के प्रति। जैसे बात करें अयोध्या, जहाँ राम की जन्मभूमि रही है, तो वहाँ के लोग और हम बात करें राजस्थान के लोग, तो इनमें राम भक्ति और उनके विचारों के प्रति काफ़ी हद तक अंतर देखा जाता है, या ऐसे इतिहास में कारण मौजूद हुए हैं जिसके प्रति लोगों में अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अलगाव और अपनापन रहा है। यानी इतिहास की घटनाओं के प्रति लोगों में अपने अपने क्षेत्र के प्रति लगाव और विलगाव, मतलब अपनापन देखा जाता है। ये कारण भी होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक, जैसे गुजरात में खमन ढोकला, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, तो ये हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति की पहचान है। कोई पूछा जाए दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हम कहते हैं राजस्थान का। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र की पहचान है। क्या है? पहचान है। इसी तरह से वहाँ के लोगों के रहने, पहनावा वगैरह, संस्कृति, भाषा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं। एक अलग क्षेत्र दूसरे से अलग होता है, अलग अलग कह सकते हैं संस्कृति की वजह से अलग अलग रणनीति होती है। नागालैंड की संस्कृति देख लीजिए, अपने कश्मीर की देख लीजिए, राजस्थान की देख लीजिए, तो उनकी संस्कृति काफ़ी अलग है, तो वो लोग, उनके क्षेत्र अलग तो बनेंगे ही, डेफिनेटली ये कारण है। आर्थिक कारण भी है, इसका पुख्ता कारण देखें राजस्थान, और इधर हम देखें पूर्व या दक्षिण की तरफ, तो राजस्थान के लोग काफ़ी आर्थिक कंडीशन से गुजरते हैं, उनको काफ़ी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक संसाधनों की कमी है पूर्व के मुकाबले। तो इस तरह से आर्थिक कारणों की वजह से भी क्षेत्रवादी व्यवस्था है वह बढ़ती है। भाषा, वर्तमान में भी जैसे कि आपने देखा होगा ये जो मूवी को लेकर कि भाई साउथ मूवी है जो हिंदी में डब हो रही है, या साउथ मूवी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि हिंदी राजभाषा नहीं है, हिंदी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह से ये क्षेत्रवादी तो हुई, क्योंकि तमिल वाले लोग अपने तमिल भाषा को महत्व देते हैं, हिंदी वाले हिंदी को देते हैं। तो ये भाषा के आधार पे क्षेत्र विशेष अलग अलग बढ़ता है। तो ये भाषाई व्यवस्था है जो भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। जाति भी है और राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण यानी राजनीति में राजनेता या राजनीतिक दल अपने थोड़े से तुच्छ स्वार्थ के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। काफ़ी आप एग्जाम्पल देखे होंगे जब राजनेता अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मिसयूज करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो है क्षेत्रवाद के कारण। नेक्स्ट है प्रभाव। इफेक्ट क्या पड़ता है क्षेत्रवाद से, भारत पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला है बिल्कुल 1956 भाषा के आधार पर फजल अली एक समिति बनी थी जिसने भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की व्यवस्था को शुरू किया था, और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आंध्र प्रदेश की भाषा अलग है, दूसरे क्षेत्र की भाषा अलग है, तो उन्होंने कहा कि हम आंध्र भाषी लोग हैं, हमें हमारा एक अलग राज्य बना दीजिए। तो ये क्यों हुआ? भाषा के आधार पे हुआ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा हैं, इस वजह से वे अपने एक अलग अस्तित्व की मांग करते हैं। इस तरह से भारत के ही टुकड़े होते हैं, आज भी काफ़ी मांग है। अगर आप देखें भाषा के आधार पर काफ़ी ऐसे बने हैं, जैसे बात करें बम्बई भाषा के आधार पर ही बना है। वर्तमान में बम्बई महाराष्ट्र और गुजरात हुआ है, मराठी और गुजराती, तो ये भाषा के आधार पे हुआ। तो ये भाषा ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, यानी यहाँ पे एकता कम रह जाती है। अंतर्राज्यीय विवाद,
अंतर्राज्यीय मतलब केरल तमिलनाडु, इन दो राज्य, इन दोनों के बीच में विवाद होता है, नदी या नदी को लेकर विवाद होता है। केरल के वो कहता है मेरा घर है, ये कहता है मेरा है, वो चीज़ें, यानी राज्य भारत के अंदर ही राज्यों में हर तरह की जब अलग अलग भाषा के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर, आर्थिक आधार पर जब विभिन्नता होती है तो उनमें छोटी मोटी बातों पर विवाद हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आया था रसगुल्ले के ऊपर पेटेंट कि रसगुल्ला कहाँ का या किस राज्य की उपज है, तो इसको लेकर दो राज्यों के मध्य झगड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रवाद को लेकर ये समस्याएं सामने आ रही है, आपस में राज्य लड़ते हैं और इस वजह से क्या होता है, पृथकतावाद होती है और फिर वे केंद्र को दुश्मन समझते हैं। वे कहते हैं कि केंद्र यानी पिता है वही दुश्मन है हमारे बेटों के लिए, यानी केंद्र है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो केंद्र से नाराज हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे नस्लवाद पाया जाता है। नस्लवाद क्या है, वे लोग जो अपने आप को दूसरे राज्यों से या केंद्र की राजनीति से अलग समझते हैं और वे केंद्रीय राजनीति को कभी भी अच्छा नहीं मानते। तो इस तरह से ये क्षेत्रवादी भावना, वो सोचते हैं कि भाई ये जो केंद्र सरकार है हमारी संस्कृति खत्म कर देंगे, तो इस तरह से वे एक आतंकवादी सहारा लेते हैं और भारत में इस तरह के इफेक्ट देखे जाते हैं। तो ये तो है प्रभाव, और इस क्षेत्रीय व्यवस्था की वजह से क्षेत्रीय दल भी बनते हैं और खुद क्षेत्रीय जो दल होते हैं ना वो भी बढ़ावा देते हैं। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र में कौन सा दल है, शिवसेना है, तो वो अपने वहाँ के क्षेत्र को बढ़ावा देता है, वहाँ के लोगों को महत्व देता है दूसरे देशों के, मतलब दूसरे राज्यों के, जैसे राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश से आए हैं तो उन लोगों को उतना तवज्जो महत्व नहीं दिया जाएगा जो वहाँ के लोग हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की वजह। उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया, दूसरों को महत्व न दिया गया, इस तरह से क्षेत्रवादी भावना और बनी। यानी कुछ गलत चीज़ है, इसको अगर बढ़ावा देंगे तो और ज़्यादा बढ़ती है, तो ये क्षेत्रवादी कारण। अब इसका रिजल्ट क्या है, ये जो चीज़ है इसका क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट ये होगा कि अब भारत में आपस में लोगों में सद्भावना नहीं रहेगी। यूपी या जो भी चीज़ अगर देखें अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच में सद्भावना नहीं रहेगी। एक नॉर्मल जैसे परिवार में सब लोगों के बीच कैसा व्यवहार होता है, वैसा भारत के सभी राज्यों में लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाएगा। फिर क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव होगा, आपस में दो क्षेत्र आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे कि भाई तू मेरे मैं टांग क्यों उड़ा रहा है, तू मेरी चीज़ों को क्यों ले रहा है। या जैसे हम बात करी थी ना, गोदावरी नदी शायद है जिसको लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद हो रहा है। ये कह रहा है कि नदी का आधा मतलब ज़्यादा पानी मेरे अंदर आ रहा तो मैं नदी का हकदार हूँ, तो दूसरा कह रहा है भले ही नदी का पानी तेरे में बह रहा है लेकिन नदी मेरे राज्य से उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से अब पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि दो अलग राज्य बने क्षेत्र के आधार पे और वे आपस में झगड़ने लगे, तो इस तरह से संघर्ष होगा। यानी एक बाप के दो बेटा आपस में लड़ेंगे तो नुकसान किसको, उस परिवार को ही है, तो नुकसान यहाँ पे भारत को ही उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, क्षेत्रवादी भावना की वजह से देश की एकता नहीं रहेगी, एकता अखंडता नहीं रहेगी। अखंड यानी बिना टूट फूट के एक छवि में रहना, तो वो नहीं रह पाएगा जब लोग राज्य आपस में बिखरते जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से केंद्र राज्य दो अलग ढर्रे बन जाएंगे, केंद्र सरकार अलग होगी, राज्य सरकार, राज्य केंद्र से विरोध करेंगे। राज्य क्या है, क्षेत्र के आधार पर बने अलग अलग राज्य, भाषा के आधार पर बने हैं, तो वो केंद्र को दुश्मन मानेंगे। इस तरह से जब केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो गाड़ी है वो सही से नहीं चल सकती है। तो ये हमने शॉर्ट में काफ़ी विस्तार से भी देखा है जो भारत में क्षेत्रवाद की भूमिका के ऊपर है। नेक्स्ट बात देख रहे हैं भारत में निर्धनता, इसी के साथ ये वीडियो हम करेंगे। एंड लास्ट देख लीजिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहादुर है जो पूरा वीडियो भी देख पाएगा। अब एक प्रश्न और भी बनता है इसी क्षेत्रीय दलों के बारे में कि क्षेत्रीय दल किस वजह पे बनते हैं, कोई बताएगा? क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए, मान लीजिए राजस्थान या गुजरात, महाराष्ट्र, तो वहाँ के क्षेत्रीय दल जैसे कि शिवसेना वगैरह हैं, तो वे राजनीति में आना चाहते। क्यों? क्योंकि वे अपने क्षेत्र विशेष को पूरा का पूरा फायदा देना चाहते हैं। केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो वो कहेगा कि मैं राजनीति में जाकर अपने महाराष्ट्र के लिए वो बजट तो लेके आ जाऊं।
तो इस तरह से क्षेत्रीय दल अपने स्वार्थ अपने हित के लिए राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो क्षेत्रीय दल क्यों बन रहे हैं, एक बार मैं आप चाहूँगा कि वो मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की प्रवृत्ति कैसी है, क्षेत्रीय दल क्यों बढ़ रहे हैं, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ये एक बोनस क्वेश्चन है जो आपको दे रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम आ जाते हैं गरीबी उन्मूलन के ऊपर। ये काफ़ी टॉप मोस्ट है, बाकी देखे ना देखे, लेकिन इससे संभावित प्रश्न बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, तो इससे छोटा प्रश्न डेफिनेटली निकल के आएगा। ये चीज़ आप गौर से समझ लीजिएगा। तो हम आ जाते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। निर्धनता क्या है, ये तो आपको पता होगा। गरीबी, तो भारत में गरीबी क्यों है, इसके क्या कारण हैं, और ऐसा क्या मापन है जिस आधार पर हम गरीबी निर्धारण करते हैं और उसका उन्मूलन करने का भी प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पे वो आपका नोटबुक बुक से आपको बता रहा हूँ। तो भारतीय योजना आयोग ने गरीब किसे माना है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और प्रश्न क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न यह आएगा कि भारत की योजना आयोग ने किसे गरीबी रेखा के नीचे माना है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कि गांवों में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी यूज कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं, यानी कोई व्यक्ति जो 2400 कैलोरी से कम पौष्टिक भोजन मिल रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। ये एक मापन दिया हुआ प्रश्न यही आएगा। योजना आयोग के अकॉर्डिंग गरीबी रेखा का मापन क्या है, तो ये छोटा प्रश्न बन सकता है। तो शहरी में क्या है, तो शहरों के अंदर 2300 कैलोरी, कितना का है 2300 कैलोरी, इसे नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब निर्धन माने जाएंगे। और नेक्स्ट बात करें, भारतीय जनता आयोग ने व्यक्ति की आय के आधार पर विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार अगर कोई परिवार 13,620 रुपये वार्षिक खर्च कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए तो वो गरीब नहीं है। 13,620 रुपये गांव में वार्षिक, इतना अगर कोई खर्च करने के काबिल है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। और सिटी में 14,800, तो ये गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण ये तो हर मंथ का मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, हर महीने इतना तो खर्चा होता है। लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं वो आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो भारत में गरीबी का आकार कैसा है, गरीबी आकार के निर्धारण को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे चीज़ आप ध्यान रखिए। निर्धनता का प्रकार आकार सही बढ़ रहेगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे भारत में लकड़हारा सूत्र के अकॉर्डिंग, लकड़हारा एक समिति बनी थी, उसने जो सूत्र दिया उसके अकॉर्डिंग भारत में 20 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, कौन सी समिति, लकड़हारा समिति के अनुसार। इसी तरह राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण ने 55वें दौर के सर्वेक्षण के आधार पे अपने आंकड़े पेश किए और कहा कि गरीबी अनुपात में गांवों में कितने % गरीबी है, गांवों में 27.1% गरीबी के नीचे लोग जीवन यापन करें। गांवों में जो लोग रहना है ना, लोग 100 में से 27 लोग तो डेफिनेटली गरीब हैं। ये भारतीय सर्वेक्षण आंकड़े के अकॉर्डिंग कहा गया है। और शहरों में 100 में से 23% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, 23.6%, मतलब आकार। तो ये आंकड़े दे रहा हूँ आपको, मैंने कहा था नहीं प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से भारत राज्य के जिन राज्यों में औसत निर्धनता, यानी अगर पूछी जाए भारत की औसत निर्धनता अनुपात कितना है, औसत निर्धनता अनुपात यानी दोनों का क्राइटेरिया मिलाकर भारत की, जैसे हम कहते हैं ना भारत का लिंगानुपात कितना है,
भारत का लिंगानुपात कितना है? 9:4:3, राजस्थान का 9:8। तो इसी तरह वो औसत होता है, तो यहाँ पे औसत दिया हुआ है 21.6, ये है औसत निर्धनता। तो अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो ध्यान रखिए कि औसत निर्धनता जो है उससे ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो परसेंटेज दिया है इसके अकॉर्डिंग जो निर्धनता, यानी ये जो है, अब ये परसेंट एक बताइए, अगर ये परसेंट घटेगा तो गरीबी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। इतने गरीब हैं 100 में से, अगर 16 रहेंगे तो गरीबी घट रही है ना, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो गरीबी बढ़ रही है। तो कुछ राज्यों के मैं आपको नाम दे रहा हूँ, वे राज्य गरीबी रेखा के औसत से भी ज़्यादा गरीबी को धारण किए हुए हैं। पहला है यूपी, मतलब फर्स्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ राज्य पॉपुलर राज्यों का बता रहा हूँ। यहाँ पे गरीबी अनुपात कितना है? 31.15% गरीब लोग हैं। इसी तरह तो काफ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारू गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। उसमें गरीबी कितनी है? उसमें गरीबी है 42.60%। आधे मतलब गरीब है, आधे दिखते हैं ना कहीं हाँ यहाँ पे बिहारी काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग बिहारी यहाँ पे बैठे हैं, बिहारी लोग यहाँ पे आए हैं। तो इस तरह से हम कहें कि ये वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और संसाधन कम है, तो गरीबी तो होंगे। खाने का कम और मांगने वाले 100 आ गए, तो फिर वो तो गरीबी तो होगी। ये आप समझ में आ गया? ये ज़रूरी था जो आपको हार्ड लगने वाला था। इसके बाद तो नॉर्मल है जो आपको बता रहा हूँ। और अब लास्ट 5 मिनट, इससे ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं ना वो नोट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो भी कहा है ये प्रश्न आप यहाँ से देखने के बाद किताब में कहीं पे भी नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न ये आएगा कि भारत में गरीबी के कारण क्या है? भारत में निर्धनता के कारण क्या है? क्यों गरीब हो रहे हैं? बहुत सारे कारण तो हैं, लेकिन हम एक किताबी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए अच्छे एग्जाम्पल देने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे विचार है जो आपके भी चयन में होंगे। पहला, गरीबी भारत में है, इसका कारण है अल्प विकास। पूरी तरह से विकसित नहीं है ना भारत है, वो किस श्रेणी में आता है? विकासशील। जो विकसित नहीं है, विकास हो रहे हैं, मतलब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो अल्प विकसित का रीज़न ये हुआ कि भारत अगर विकसित होता तो गरीबी इतनी नहीं होती, लेकिन अविकसित क्यों है? क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 130 करोड़। शायद मैंने सुना था 137 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, 37। बट ध्यान रखिए 2011 की जो जनगणना थी ना, उसके अकॉर्डिंग तो 1:1, 10 साल बड़े हैं। तो सब ने बस यही काम किया है, पॉपुलेशन बढ़ा दी है, और एक को खाना भी चाहिए। पता है ना, इस पॉपुलेशन की वजह से गेहूं का एक साल में भाव डबल हो गया। डबल का मतलब नहीं कहें, पूरा 50% बढ़ गया। जो गेहूं 2000 में मिलते थे आज 3200 में मिल रहे हैं। तो ये गरीबी का कारण है। सोच समझ के प्लानिंग करें। दूसरा पॉइंट आते हैं, आर्थिक असमानता। गरीबी भारत में होने का कारण क्या है कि भारत में कुछ क्षेत्र तो काफ़ी सक्षम हैं, मजबूत हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, बैलेंस नहीं है। एक जगह खड्डा है और जगह ऊंचाई है, तो ये अनबैलेंस है, इस वजह से गाड़ी स्पीड से नहीं जाएगी। तो हम गरीब होने का कारण क्या है कि खड्डे हैं, यानी आर्थिक असमानता। जैसे पंजाब, चंडीगढ़ ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो काफ़ी संपन्न हैं। बिहार
ये ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। तो इस तरह से भारत में गरीबी है, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र विशेष तो काफ़ी संपन्न है, कुछ गरीब हैं। आर्थिक असमानता समान नहीं है, आर्थिक समानता बराबर नहीं है, ये भी कारण है भारत में गरीबी का। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप सबको पता है, आप जब शुरुआत से पढ़ते आए हैं, भारत गरीब क्यों है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। पता है ना, अगर हमने लाया है गुलाब जामुन, नहीं यार, रसगुल्ले, ये अपने कहाँ के फेमस है? लूणी। तो 1 किलो का आएगा, उसमें कितने पीस आएंगे? 15 आएंगे। अब 15 आते हैं, अगर एक फैमिली के अंदर 5 लोग हैं तो हर एक को 5-5 मिलेगी, तो भी तो ठीक है, 5 लोग तो ठीक है। हाँ सॉरी, 3 मिलेंगे। कितने रसगुल्ले आएंगे? 3-3 आएंगे। अगर उस फैमिली में 10 लोग हो तो वो रसगुल्ले कितने हो जाएंगे? 1 और आधा मेरे हिसाब से आएगा। तो यानी हमें हमारी मन के हिसाब से मन इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। तो यहाँ पर जब हम परिवार में देखें तो हमें समझौता करना पड़ता है, नहीं ये आधा खा लेंगे चल जाएगा, आज इतना ही करते, क्या करते कल और लाएंगे, ऐसा करके होना पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि जनसंख्या। तो अब भारत में ज़्यादा लोग हैं तो हर एक के लिए खाना पीना धोना कितने चाहिए? हर एक को स्मार्टफोन चाहिए, आले और आले ड्रेस चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगे? जब लोगों को ये नहीं मिलेगा तो रोगाणुग्रस्त हो जाएंगे, खुद ही मतलब अपने आप में बीमार महसूस करेंगे और फिर समझौता करेंगे और गरीब होंगे, और वो कहते हैं ना कि होड़ागोड़ी में फिर वो लोनों पे कर्जे में आ जाएंगे और फिर सुसाइड हो जाएंगे। तो ये सब बहुत सारे रीज़न हैं, मतलब मोटा रीज़न ये है कि भारत में जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, इसलिए जनसंख्या की मांग पूरी नहीं होगी तो भारत में गरीबी तो बढ़ेगी। और आप पॉइंट लिखेंगे अशिक्षा, गरीबी का ये बहुत ही बड़ा कारण है। जहाँ पे लोग अनएजुकेटेड हैं वहाँ पे गरीबी देखी गई है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे निर्धनता होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, वह समझदार है, वह अपने तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अगर 10 लोग हैं तो उस अकॉर्डिंग ही वो काम परिवार रहना करना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब वो चादर का मैं तो पाँव लंबे फैलाने नहीं होते, तो समझदार लोग ही कर सकते हैं। तो शिक्षा क्या होती है? जीने का एक जरिया होती है, वह हमें जीने का तरीका बताती है, वह हमारे रोज़गार का एक साधन होती है। तो शिक्षा गरीबी को मिटाती है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है, तो गरीबी तो पैर पसारेगी। तो शिक्षित समाज है वहाँ पे गरीबी कम देखी जाती है, लेकिन भारत में अभी भी शिक्षित नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी 78% के आसपास शिक्षा का ये जो क्षेत्र रह रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी हैं। प्राकृतिक कारण जैसे काल प्रकोप, सपन्या अकाल पड़ा था, ठीक है, अभी उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था। तो इस वजह से हम मुश्किल से तो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सेट हो रहे हैं, और अचानक से सब तहस नहस हो जाए तो अब वो कहाँ से लाएंगे? तो यही कारण है। प्राकृतिक कारण कुछ हैं जो भारत में गरीबी को और बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, काल पड़ना, अकाल वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो इसके ही कारण हैं। नेक्स्ट सामाजिक बाध्यता, रूढ़ी रीति रिवाज वगैरह भी हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। अब ये जो थे कारण, वीडियो बड़ा नहीं होगा, बस मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ कि गरीबी निवारण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। तो आप ध्यान रखेंगे, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं बनाई सरकार ने। अलग अलग योजना के द्वारा गरीबी रेखा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि जैसे आज़ाद हुए ना उसके बाद गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो कृषि उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा धन का समान वितरण किया जाना चाहिए, तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अब ये सिस्टम कर दिया गया कि जो सरकारी नौकरी में उसकी 2 संतानें हो सकती है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है ना। हम तो हमारे 2 की मिसाल को कायम करती है।
और जो रोज़गार को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो रोज़गार देना होगा। जब रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे तो गरीबी कम होगी। इसके लिए काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है, बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है और उचित मूल्य की दुकान की व्यवस्था की गई है और खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके द्वारा लोगों को न्यूनतम खाद्य सुविधा मिल सके और रोज़गार गारंटी अधिनियम फैमिली जो चल रही है, ये सभी सरकार के ऐसे प्रयास है जिसके द्वारा गरीबी को कम किया जा रहा है। तो ये आपका जो सेकंड पेपर था कि यहीं पे समाप्त होता है। काफ़ी लॉन्ग था लेकिन ये आप देख लीजिएगा, अगर आप ये देख लिया है तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका जो डाउट है वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।